हेलो स्टूडेंट्स आज प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि अगर किसी भी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं, कुछ एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल के साथ, है ना, तो इस तरह के मोशन को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? प्रोजेक्टाइल मोशन नाम दिया हुआ था। अब जरा एक बात ध्यान से समझना, इसमें हमने तीन बातों के बारे में डिस्कस की थी। सबसे पहली बात मैंने बताया था कि इसका एक टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका होगा उसकी वैल्यू आती है 2u sin थीटा अपॉन जी। सेकंड नंबर पे हमने डिस्कस किया था इसका एक इसमें h मैक्स होता है, और एच मैक्स क्या होता है? देखो एच मैक्स इसका जो मैक्सिमम हाइट होता है ना, ये जब सबसे मिड पॉइंट पर होता है उस समय यह सबसे मैक्सिमम हाइट पर होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एच मैक्स कहते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। इसके बाद हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो रेंज होता है, रेंज मीन्स हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको आर कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की जो वैल्यू आती थी वो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी थी। देखो स्टूडेंट्स, इतनी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या की थी? डिस्कस कर ली थी, और इसका डेरिवेशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। जो लोग फर्स्ट टाइम यह लेक्चर देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ एक बार पिछला लेक्चर देख लो, है ना, तब इसको पढ़ोगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, अब जरा समझो। अब हमें कुछ स्पेशल कंडीशंस के बारे में डिस्कस करना है प्रोजेक्टाइल मोशन में ही, जो इन फार्मूलों के संबंध में जो चीज़ें आती हैं, जरा ध्यान से समझना। एक बहुत कॉमन सी चीज़ होती है कंडीशन फॉर द मैक्सिमम रेंज। जरा समझो, उसमें जो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। अब देखो ये क्या होता है? मैक्सिमम रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में जरा समझना। रेंज की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये बात हम लोगों ने पढ़ा है। देखो, अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो रेंज हो इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, तो रेंज मैक्सिमम कब होगा? देखिए, रेंज मैक्सिमम तब होगा जब ये जो साइन थीटा है ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये क्या होना होगा? इसको मैक्सिमम होना होगा। तो जब ये साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा तो उस समय रेंज भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और देखो, इस साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो आप? 1 लिख सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो होती है किसकी? साइन 2 थीटा की, यह 1 होती है। अगर आगे देखा जाए तो साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन 90 लिख सकते हो, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्री। तो क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री का होता है तो उस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होता है। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी डिफरेंट एंगल के बीच में डिफरेंट एंगल्स पे जब आप हॉरिजॉन्टल रेंज का कंपेयर करेंगे, जैसे हम कंपेयर करेंगे कि भाई 30 डिग्री के एंगल पर, प्रोजेक्शन एंगल पे हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है, 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है, या 60 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, इन तीनों ही कंडीशन में उसका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आपको क्या रखना होगा? कांस्टेंट मींस सेम रखना होगा। तो जब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम है उसी समय आप एंगल के आधार पर डिसाइड करोगे कि भाई इस एंगल पे रेंज ज़्यादा है। ठीक है, तो वो एक अलग तरह की बात है। अभी हम लोग जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब जरा समझो, तो एंगल आप, मैं आपसे जो बात कर रहा था कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जब 45 डिग्री होता है, इस कंडीशन में रेंज क्या होता है? आपका मैक्सिमम होता है। अगर हम उस मैक्सिमम रेंज को निकालने की कोशिश करें तो कितना होगा? ये होगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री पुट कर लोगे अपॉन जी। देखो यहाँ से क्या मिलेगा? साइन 2 इंटू 45 डिग्री, ये हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री होगा, और जो साइन 90 होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है।
तो जो रेंज मैक्सिमम रेंज आ रहा है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यू स्क्वायर अपॉन जी आ रही है। कहने का मतलब है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैक्सिमम कब होगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा, और वो कितना होगा, तो यू स्क्वायर अपॉन जी के इक्वल होगा, क्योंकि जो साइन 2 थीटा है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये पूरी बात आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ये बात को याद रखना, न्यूमेरिकल्स लगाते समय इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं। देखिए हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल रेंज ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल्स मींस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन की बात हो रही है। ये दूसरा स्पेशल कंडीशन है किसके लिए, हॉरिजॉन्टल रेंज के रिगार्डिंग। ठीक है, जरा समझो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो पहले कंडीशन में मान लीजिए कि आपका जो प्रोजेक्शन एंगल है, जरा इस बात को पहले समझ लोगे तो फिर अभी डायग्राम बना करके उसको हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो प्रोजेक्शन एंगल अगर यहाँ थीटा है, ठीक है, तो इस केस में मान लो हम जो रेंज निकाल रहे हैं, लेट अस सपोज कि जो रेंज है उसकी वैल्यू आर थीटा है, तो ये कितना होगा, ये होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होगा। दूसरी बात समझते हैं, अब अगर मान लो कि जो तुम्हारा प्रोजेक्शन एंगल है ये दरअसल 90 माइनस थीटा है, तो अगर आपका प्रोजेक्शन एंगल 90 माइनस थीटा होगा तो इस कंडीशन में जब आप रेंज निकालेंगे तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा अपॉन जी, ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे। तो ये मीन्स आर 90 माइनस थीटा का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल रेंज जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा हो। यहाँ से आपको क्या समझ में आएगा, यू स्क्वायर इंटू साइन, अगर इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। आगे देखेंगे तो यहाँ से तुमको रेंज ऑन 90 माइनस थीटा की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो एक बार जरा देख लीजिएगा कि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। जैसे देखो 90 पे पढ़े हो ना, साइन 90 प्लस थीटा कास थीटा, वैसे जब 180 डिग्री पे जो साइन होता है वो साइन में ही कन्वर्ट होता है। एक बार आप इसको देख जरूर लीजिएगा, बाकी हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा होगा। अब अगर आगे देखा जाए, मैं लिखूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, आप देखोगे इन दोनों इक्वेशन का जो RHS है, राइट हैंड साइड है, वो इक्वल है, तो दैट्स वाई जो इनका लेफ्ट हैंड साइड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्या मतलब हुआ कि जो रेंज है LHS, मतलब जो हॉरिजॉन्टल रेंज है कितने प्रोजेक्शन एंगल पे, थीटा प्रोजेक्शन एंगल पे, वो उतना ही रेंज होगा अगर प्रोजेक्शन एंगल 90 माइनस थीटा होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पे थीटा और 90 माइनस थीटा, कहने का मतलब क्या, दोनों एंगल कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मीन्स दोनों एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री है। तो कोई भी आप दो एंगल ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो। जैसे मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, देखिए लेकिन एक बात याद रखना, वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम रहने पे ही ये कंडीशन फॉलो होती है। जैसे मैं आपको एक बात समझो, मैं आपको ये कह रहा हूं, जैसे कुछ उदाहरण के तौर पे ले लो, अगर
वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, जिससे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं पार्टिकल को, है ना, अगर वह सेम है तो जितना रेंज 30 डिग्री के प्रोजेक्शन पे आएगा उतना ही रेंज आएगा 60 डिग्री के प्रोजेक्शन में। मीन्स हॉरिजेंटल रेंज 30 डिग्री के प्रोजेक्शन पे जितना होगा उतना ही हॉरिजेंटल रेंज 60 डिग्री के प्रोजेक्शन पे होगा। और देख लो, जितना रेंज 10 डिग्री के पर रेंज होगा उतना ही 80 डिग्री के प्रोजेक्शन एंगल पर क्या होगा, रेंज होगा। मीन्स जो रेंज है ना, वो अगर दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री हैं तो हॉरिजेंटल रेंज क्या होगा, वो सेम होगा, वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो दो बातें मैंने अभी आपको बताया, एक ये बताया कि हॉरिजेंटल रेंज मैक्सिमम कब होता है, 45 डिग्री पे होता है। दूसरा ये बताया कि हॉरिजेंटल रेंज दो कंप्लीमेंट्री एंगल्स पे क्या होते हैं, सेम होते हैं। आप इस देख भी लिए कैसे हो रहा है। इसको जरा सा ना तुम लोग ऐसा करो कि इसको लिख लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद जो है हम इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली फील करने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे मैं एक बात बोल रहा था कि मान लो कि कुछ अगर एक स्पेशल केस है, ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है। मैं एक बात पहले बता दूं कि जितने भी हम केस की डिस्कस करेंगे, जितने भी हम कंडीशन की बात करेंगे, उसमें एक चीज़ कॉमन है कि सब में वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आपका सेम है। मीन्स जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, ये ध्यान रखना, तभी ना कंपेयर करोगे, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो अब आप एक बात समझो, ये मान लो हमें मिल गया थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के प्रोजेक्शन एंगल पर ये हमें रेंज मिला है। अब मैंने आपको और क्या बताया कि जो रेंज 30 डिग्री के प्रोजेक्शन एंगल पर मिलेगा वही रेंज कब मिलेगा, 60 डिग्री के प्रोजेक्शन एंगल पे। जो रेंज 30 डिग्री के प्रोजेक्शन एंगल पर मिलेगा वही रेंज 60 डिग्री के प्रोजेक्शन एंगल मिलेगा। क्या है, क्योंकि दोनों क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल हो गए। समझ गए, देखो मैक्सिमम हाइट बदल गया दोनों में, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज जो क्या है, सेम है। अब आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर जो है आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री हो जाए, मीन्स ये 45 डिग्री अगर हो, मेरी बात समझ रहे हो, तो इस केस में जो रेंज होगा ना, ये मैक्सिमम हो जाएगा। समझ गए, सिर्फ रेंज का कंपेयर कर रहा हूं, ये मैक्सिमम होगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब 0 से 45 तक रेंज बढ़ेगा, फिर 45 से और आगे बढ़ोगे तो रेंज घटेगा। सीधा मतलब समझ में आ गया, दोनों कंप्लीमेंट्री पे रेंज सेम है। अब देखो, ये 30 डिग्री है, 45, ये कितना है, 60 डिग्री है। तो ये डायग्राम आपको बहुत सारी बातें समझा देगा, डायग्राम जरूर बना लीजिए। यहाँ से ये आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि दो कंप्लीमेंट्री एंगल होने पर, जैसे 30 और 60 है। एक दूसरे केस की मान लो अगर हम बात करते हैं, मान लो कि हमने एक 10 डिग्री पे मान लो हमने प्रोजेक्ट कर दिया, तो जाहिर सी बात है 10 पे बहुत कम होगा यहाँ पे ऐसे। तो 10 डिग्री पर जितना हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगा उतना कहाँ मिलेगा, 80 डिग्री पे मिलेगा। तो जाहिर सी बात है जब आप 80 से करोगे ना, तब भी ये देखो ऐसे होगा, है ना। आप समझो, देखो मैक्सिमम हाइट बदल जाएगा, बट जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो नहीं बदलेगा इन दोनों ही केसेस में, ठीक है। वेलोसिटी सेम रखिएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, इसको भी बना लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। जितना टॉपिक, देखो प्रोजेक्टाइल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और हम आपको यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं, हम कंप्लीट जेईई मेंस, नीट और एडवांस हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लेक्चर्स बनेंगे, ठीक है। तो अभी बहुत बेसिक लेवल पे बताया, इतने पे पहले बेस्ट न्यूमेरिकल्स कर लो, फिर हम लोग अगले क्लास में आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक न्यूमेरिकल है, देखो क्वेश्चन क्या है जरा समझिएगा। क्वेश्चन आपके पास है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री। क्या करना है आपको, फाइंड
टी एच मैक्स एंड रेंज। तो यहाँ से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना और क्या निकालना, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना। देखो यहाँ पे अगर देखोगे इसके सॉल्यूशन पोर्शन में तो इसका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब आप एक बात समझो, सबसे पहले हम लोग क्या निकालने वाले हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये कितना होता है, ये होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो क्या लिखोगे 2 इंटू 10 इंटू साइन 30 अपॉन जी। जी की वैल्यू हम लोग क्या ले लें 10 ले लें, 9.8 भी ले सकते हो, 10 ले लो, कैलकुलेशन ईजी रहेगा। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 2 कट गया, तो यहाँ से क्या लिखोगे आप बताओ 2 और साइन 30 भी 1/2 कर लेना। वैसे टी की वैल्यू कितनी आ रही है 1 सेकेंड आ रही है। तो यहाँ से अपन को क्या मिला कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो 1 सेकेंड होगा। देखिए बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इजी दिया है, इसलिए इसको आप अच्छे से समझ लो। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अब अगर मान लो कहीं पे निकालना है एच मैक्स, तो एच मैक्स क्या होता है, ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब आप एक बात समझना, u कितना है 10 इंटू कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 इंटू 2 इंटू 10, क्या लिखेंगे आप इसको 10 इंटू 10 साइन स्क्वायर 30 1/4 अपॉन 2 इंटू 10 कैंसिल कर दोगे, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 और ये हो रहा है 5 और 1.25 मीटर। तो जो मैक्सिमम हाइट आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है 1.25 मीटर। बहुत इजी है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है। अब आप यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से निकल गया और यहाँ से क्या निकल गया, हॉरिजॉन्टल रेंज निकल गया है। आई थिंक आशा करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब जो तीसरा एक टर्म और हमने यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है, तो इसे हम इरेज कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम यहाँ पे रेंज निकाल सकें। देखिए स्क्रीनशॉट लेने से मतलब नहीं, मैं इसलिए बोलता हूँ स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जल्दी से हम आगे बढ़ें, लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके इस कंप्लीट चीज़ को लिख लिया करो। एक तो वो एक प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलो, फिर पूरा लेक्चर करो, देखो ना तुम्हारे सारे क्वेश्चन लगेंगे और तुम्हारी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। बट ये चीज़ ध्यान रखना कि कंप्लीट नोट्स बनाओ, समझ रहे चीज़ को। चलो अब हमने यहाँ पे देखो तीसरे नंबर पे हमने क्या पूछा, आपसे रेंज पूछा। ये बताओ रेंज की वैल्यू क्या होती है, ये होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू कितना होगा 10 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हो साइन 2 इंटू 30 और अपॉन जी कितना है 10, तो क्या लिखोगे 100 अपॉन 10 इंटू साइन 60 √3 अपॉन 2। ये 10 गया है और 2 से 5, तो फाइनली कितना आ रहा है 5√3 मीटर। तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज आ रहा है इस केस में वो कितना आ रहा है 5√3 मीटर का आ रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत ही बेसिक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से हमने यहाँ पे आपको यहाँ पे सॉल्व कराया। इसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दिया है, बिल्कुल सिंपल सा। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है और हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहा है। सीधे वैल्यू पुट करना था, फॉर्मूला बेस्ड था और चीज़ें आपने क्या की सॉल्व कर ली हैं, ठीक है। तो इसको लिख लो और फिर से एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं हम लोग थोड़ी सी और चीज़ें और क्लियर हों। क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि किसी एक प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो मैक्सिमम हाइट के इक्वल है। हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हाइट के इक्वल है और आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी क्यों है, क्या दिया हुआ है कि जो मैक्सिमम हाइट है ये किसके इक्वल है, हॉरिजॉन्टल रेंज के।
देखो बहुत बचपन से आप पढ़ते हैं, क्या तरीका होता है, जो गिवन डेटा है पहले लिख लो, आधा क्वेश्चन आपका वही सॉल्व हो जाता है जैसे ही आप गिवन डेटा किसी क्वेश्चन का लिखते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास सीधे अप्रोच क्लियर होता है, हमें क्या कैलकुलेट करना है। यहां पर लिखा हुआ है, एक लाइन लिखा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हाइट के इक्वल है, या मैक्सिमम हाइट हॉरिजॉन्टल रेंज के इक्वल है, तो बस ठीक है, हमने कंडीशन लिख लिया। अब आप एक काम करो, इन दोनों के फॉर्मूले लिख लो। जैसे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, यही होता है, आपने लिख लिया। अब आप सोचो, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, ये जो साइन स्क्वायर थीटा इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा इंटू साइन थीटा होल अपॉन 2। ये साइन 2 थीटा यहाँ है, इसको क्या लिखोगे 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन और साइन कैंसिल हो गया, क्या मिला यहाँ से मिला जो साइन थीटा अपॉन 2 है, एक किसके इक्वल है, 2 कॉस थीटा के। इसको इधर लाओ, आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज 4। tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, और यहाँ से थीटा कितना हो गया, ये हो गया आपका tan इनवर्स 4 हो गया। देखिए इसका मतलब जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा इस केस में वो आपका tan इनवर्स 4 होगा। शायद 11th के स्टूडेंट अगर आप हैं तो हो सकता है आपको इस समझने में दिक्कत हो रही है सर ये इनवर्स का क्या मतलब है। देखिए आप इसको मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा मैं आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ, बस आप याद रखो कि भाई ठीक, अगर आप यहाँ तक भी निकाल के छोड़ देते हो तो आपके लिए चीज़ें सही मानी जाएंगी कि tan थीटा की वैल्यू जब भी 4 होगी उस समय मैक्सिमम हाइट हॉरिजॉन्टल रेंज के क्या होता है, सेम होता है। बशर्ते थोड़ा जब आप ज़्यादा पढ़ोगे, 11th में आगे बढ़ोगे, बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स का पढ़ लोगे, या मैथ वाले तो खैर पूरी मैथ्स पढ़ेंगे, तो वहाँ फिर आप इस चीज़ को समझ जाओगे इसका क्या मतलब है, ठीक है। बाकी आप यहाँ तक भी समझ रहे हो तो चीज़ें ठीक है, क्योंकि जो हमारी फिजिक्स है बस वो यहीं तक है। अगर आपने इसको लिख लिया, ये कैंसिल कर लिया, यहाँ तक आप आ गए तो मतलब आपको चीज़ें आ रही हैं। हाँ एक चीज़ जरूर है, कुछ लोग चाहो तो जैसे याद कर सकते हो, भाई देखो tan थीटा की वैल्यू 4 पे एग्जैक्ट डिग्री कितनी होगी ये नहीं पता है, हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है, लगभग हर बुक में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पे जो थीटा होता है वो ऑलमोस्ट 76 डिग्री होता है, tan थीटा की वैल्यू 76 डिग्री पे ऑलमोस्ट 4 के क्या होता है, इक्वल होता है। तो 76 डिग्री का एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऐसा होता है जहां पर हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगा वो मैक्सिमम हाइट के क्या होगा, वो इक्वल होता है। तो इस बात को आप लोग अच्छे से क्या करिए, समझ लीजिए। बाकी 76 डिग्री याद रखो, नहीं कुछ भी याद कर पा रहे हो आप यहाँ तक भी छोड़ दोगे, चीज़ें सही मानी जाएंगी, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, जरा सा उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ लो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सही बताऊं तो पहला क्वेश्चन है थोड़ा जो ढंग का है, ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करो। क्वेश्चन क्या है कि इफ T1 एंड T2 आर टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर, है ना, टू कंप्लीमेंट्री एंगल्स एंड R इज रेंज। याद रखिएगा क्या मतलब, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्या बताया था कि अगर दो एंगल कंप्लीमेंट्री होते हैं तो ऐसे केस में जो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है वो आपका क्या होता है, वो सेम होता है। जाहिर सी बात है कंप्लीमेंट्री एंगल है, तो मान लो पहला एंगल, जरा समझे, दो कंडीशन की बात कर रहे हैं, कह रहा है कि एक एंगल पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो T1 है और दूसरे कंप्लीमेंट्री एंगल पर टाइम ऑफ फ्लाइट आपका T2 है। अगर देखिएगा तो मान लो कि एंगल कितना है, पहला केस की बात कर रहा हूं मैं, मान लो पहले केस में कि जो एंगल है, एंगल मीन्स प्रोजेक्शन एंगल, अगर मान लो वो थीटा है तो इस समय टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, T1 की वैल्यू आएगी 2u साइन थीटा अपॉन जी। चलो इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा केस देखते हैं, करा
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो मान लो दूसरे केस में अगर मान लो आपका जो एंगल है वो कितना है 90 माइनस थीटा है, तो ऐसे केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 2u। भाई जाहिर सी बात है, बताया गया ना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो जाहिर सी बात है अगर आपने एक को थीटा लिया तो दूसरा निश्चित रूप से 90 माइनस थीटा होगा। आप निकाल लो ना, क्या परेशान हो। साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी क्या मिलेगा, तो ये वाला हो जाएगा आपका 2u cos थीटा अपॉन जी। देखो इक्वेशन 2 हो गया, जो आपके पास t1 की वैल्यू निकल गई और क्या हुआ t2 निकल गया। अब आपको मैं एक छोटी सी बात और बताता हूं, जरा उसको भी समझ लेना। कहा गया है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो r है। हॉरिजॉन्टल रेंज r का क्या मतलब है कि हॉरिजॉन्टल, अच्छा एक बात और बता दो। अब तुम कहोगे सर हॉरिजॉन्टल रेंज r है, वहां पर देखो टाइम ऑफ फ्लाइट t1 t2 दिया क्योंकि वो डिफरेंट है, बट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने के नाते रेंज सेम होगा, और यहां भी रेंज r होगा, यहां भी रेंज r होगा। यही बात तो भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि रेंज सेम होता है अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। देखो कई बार बोल चुका हूं, अब इस चीज को तुम लोग समझो। तो रेंज क्या निकालोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आप किसी भी एंगल पे निकाल लो ना, यहाँ रखो चाहे इसको थीटा यहाँ पे 90 माइनस थीटा को, देखो वही आएगा। प्रश्न क्या है, अब हमको इन तीनों इक्वेशन में देखो तीन चीज आपको मिल गई, आपको क्या करना है इन तीनों में रिलेशन निकालना है। सीधा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, कैसे करोगे थोड़ी प्रैक्टिस करो। पहला क्वेश्चन है जो ढंग का, थोड़ी दिक्कत हो सकती है लेकिन आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो। आप इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, तो t1 इंटू t2 निकालोगे तो क्या होगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, और इंटू क्या लिख सकते हो 2u cos थीटा अपॉन जी लिखोगे। तो यहाँ से t1 इंटू t2 कितना हो रहा है, देखो 2 बाहर कर लो, u और u को u स्क्वायर कर दो, देखो और एक 2 रह गया, तो उस 2 को आप दे दो यहाँ पे ऐसे 2 साइन थीटा कास्ट कर लो। अब पूछोगे सर ये सब आप कैसे कर रहे हो, देखो ये चीज़ें ना प्रैक्टिस से तुमको भी आ जाएंगी, इसलिए घबराओ मत, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई कर लिया ना यहाँ पे 2u 2u स्क्वायर 2 साइन थीटा कास्ट थीटा जी इंटू जी कर लिया। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, तो t1 इंटू t2 कितना हो जाएगा 2u स्क्वायर, ये साइन 2 थीटा क्या होगा साइन 2 थीटा अपॉन जी इंटू जी होगा। सुनो इक्वेशन 3 का यूज करो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी क्या होता है r है, तो तुमको क्या मिल गया t1 इंटू t2 मिल गया 2r अपॉन जी, और इस तरह से तुम्हें यहाँ पर इन तीनों में रिलेशन क्या हुआ मिल गया। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कड़ा है, आप इस बात को समझ लेना, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बहुत अच्छे से तुम लोग पहले समझो, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ v, ठीक है। चलो एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, चलो ये भी दे दिया, विथ हॉरिजॉन्टल, चलो हो गया, बॉल इन्होंने बतिया लिया। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिटवीन इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, देखो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन ये है कि ये हो गया तुम्हारे पास x, ये हो गया y, और ये पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया हुआ है, ये इसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है a, और ये कौन सा पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हाईएस्ट पॉइंट। इन दो पॉइंट के बीच में आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसका एवरेज वेलोसिटी। बहुत सीधी सी बात है, मेरी बात समझो। एवरेज वेलोसिटी निकालने का तुमको बचपन से तरीका पता है, या मैं पिछले कुछ लेक्चर्स में मोशन स्ट्रेट लाइन में आप जाइएगा तो मैंने ये चीज़ तो पढ़ाया है कि एवरेज वेलोसिटी हमेशा कैसे निकलता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और कोई तरीका नहीं होता है। और एवरेज स्पीड कैसे निकलता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ चूंकि वेलोसिटी पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा, बात मेरी समझिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे समझना। ये क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा ना, क्योंकि ये क्या है एच मैक्स है, ये होगा ना, और इतना डिस्टेंस क्या होगा r अपॉन 2, क्योंकि पूरा रेंज है तो आधा पार्ट क्या हो जाएगा r अपॉन 2 हो जाएगा, और ये क्या हो गया एच मैक्स हो गया। मैं क्या बता रहा हूँ कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा पाइथागोरस लगा के। यही तो चाहिए ना भाई, इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या है, सीधे स्ट्रेट लाइन मिला लीजिए। इसकी लंबाई क्या होगी अंडर रूट द स्क्वायर प्लस द स्क्वायर। दूसरी चीज, ए से बी तक में
टाइम कितना लगेगा जरा ये समझो, ए से बी के दौरान जो टाइम होगा वो t/2 होगा, क्योंकि देखो मिड पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट इज द मिड पॉइंट, और जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कैपिटल टी होता है, तो आधा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, भाई आप देखो ना ए से बी तक जाने में क्या होगा, हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा ना, बस ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, तो ये क्या होगा जरा समझना, ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लिख लो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, क्या मिलेगा जरा समझ लो। तो यहां से जो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी होगी, ये होगी √r/2 का स्क्वायर और प्लस h मैक्स का स्क्वायर हो गया, ये हो गया तुम्हारा टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये भी पता मुझे, ये भी पता है। टोटल टाइम ये हो गया तुम्हारा कैपिटल T/2। अब देखो तुम्हें रेंज का फॉर्मूला पता है, एच मैक्स पता है, टी पता है, बस फॉर्मूले डाल दो, तुम्हारी पूरी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। चलो सॉल्व कर लेते हैं जरा, हम यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करते हैं। अंडर रूट में क्या होगा, रेंज का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ, आपने पढ़ा है u² sin 2θ/g, तो 2 पहले से था 2g का स्क्वायर प्लस ये एच मैक्स क्या है, ये है u² sin स्क्वायर θ/2g और इस पूरे का होल स्क्वायर। होल अपॉन आपने क्या पढ़ा है, तो होल अपॉन आपने पढ़ा है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो 1/2 इंटू 2u sin θ/g। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं, देखो यही समझना महत्वपूर्ण था यहाँ पे, इसके बाद तो फॉर्मूला कर लोगे। और दूसरी बात, जो तुम लोग बहुत टैलेंटेड बच्चे हो मुझे पता है, हाँ सही बोल रहा हूँ, तो एक चीज़ जरा समझ लो। तो अब आप इसको आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा और कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू निकालना। हाँ मैं आपको आंसर जरूर बता दे रहा हूँ, कैलकुलेट करने पे क्या आएगा, कैलकुलेट करने पे आंसर क्या आएगा वो डेफिनेटली मैं आपको बता देता हूँ, और फिर आप इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। बाकी जो फिजिक्स है वो यहीं तक है, इसके अलावा और कोई फिजिक्स यहाँ नहीं लगनी है, सिर्फ कैलकुलेशन है। क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, एक बुक है उसी से क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है आपको, तो थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, उसका आंसर बस देखना मुझे। आया हुआ है u/2, u/2, इसका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है u/2 अंडर रूट में 1+3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है ना, ये आप अच्छे से तैयार कर लेना। फिर उतारो, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट ले लिया भाई, ए इनिशियल ए फाइनल। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है, मैथमेटिक्स लगा लो, ये r/2 होता है, ये h होता है, पाइथागोरस लगा लिया। अपॉन टोटल टाइम कैसे निकला, पूरा टाइम कैपिटल T होता है, आधा टाइम हाफ हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का। इसको आप नोट्स पे लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करो, मतलब नोट्स में होना चाहिए। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, मुझसे अगर चीज़ों को सीखना चाह रहे हो, तो फिर आपका ये नैतिक दायित्व है कि आप उन सारे वही करो जो मैं आपसे कहूँ। अभी आपको कुछ नहीं करना है, जो भी प्रोजेक्टाइल के लेक्चर चल रहे हैं अभी आप एज इट इज़ है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते जाओ। जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको एक सीट दूंगा, आप सीट सॉल्व कर लो। और कुछ बुक है रिकमेंडेड है, रिकमेंडेशन में कुछ बुक जैसे एस सी वर्मा हो गया, DC पांडे सर की बुक हो गई, तो इस तरह की बुक मैं आपको बता दूंगा और आप उसको सॉल्व कर लोगे तो फिर तुम देखो। अच्छा वन मोर थिंग, प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व करोगे, नीट वाले अपना जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और आईटी वाले जरूर जिनका आईटी प्रीवियस ईयर का जो बुक है, उसके बाद फिर तो प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छे से आ जाएगा। कोई भी टॉपिक तैयार करने का तरीका यही होता है, पहले पढ़िए, फिर कुछ सीट मैं आपको दूंगा वो सॉल्व करो, उसके बाद कुछ रिकमेंडेड बुक है लाइक SC वर्मा, सबसे बेस्ट SC वर्मा होता है, आप SC वर्मा सॉल्व कर लो। टाइम हो तो DC पांडे सर की भी बुक सॉल्व कर लीजिए, बहुत अच्छा है। कुछ लोग सिंगेस सॉल्व कर रहे हैं, वो भी ठीक है, समझ लो। और लेकिन इन सबसे जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो बहुत पिछले 5-7 सालों से जो पढ़ाने के दौरान मैंने महसूस किया कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका प्रीवियस ईयर। अगर आप IIT की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करना होगा आपको, जो 42 ईयर आई थिंक या 41 ईयर जो भी बुक है, जो प्रीवियस ईयर IIT के क्वेश्चन है वो जरूर सॉल्व करिए। और अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ भी आपको यही करना होगा। ओनली अगर आप वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कर ले रहे हो, देखो तभी माना जाएगा कि आपकी इस टॉपिक पे अच्छी समझ और अच्छी पकड़ बन गई है। ठीक है, चलो हो गई। इसको जरा सा हमें लगता है आपने लिख लिया होगा, है ना। कुछ नया क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए यहाँ पे नया नहीं, एक नया टॉपिक है, जरा सा वो पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो एक क्वेश्चन है मेंस में कई बार यहाँ से आ चुका है, और नीट में तो ऑल इंडिया नीट का तो नहीं पता, लेकिन कुछ स्टेट ने अपने पीएमटी एग्जाम में भी ये चीज़ पूछा हुआ है। बहुत छोटी सी चीज़, जरा उसको समझ लो। और अगर आप चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं बच्चे, तो कई बार वहाँ पे बहुत सिली मिस्टेक कर देते हैं। बोले आते हैं, ये है कि काइनेटिक एनर्जी, जरा समझिएगा, काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, जरा समझ लो। है ये कि ये मान लो कि तुम्हारे पास हो गया कोई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और यहां से एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया हुआ है। देखिए ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। अगर ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, जाहिर सी बात है यू वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया है, और इसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो थीटा है। एज्यूम करिए ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। क्या करना है आपको? आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इन दोनों जगहों पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा उस पार्टिकल का, उसको क्या करना है, उसका कंपेयर कर देना है। इसमें क्वेश्चन भी कई बार आए हुए हैं। जैसे मेरी बात समझो, ये लोवेस्ट है हाईएस्ट, एक बात बताओ पहले, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या चाहिए होगा? तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मास पता होना चाहिए और उस पार्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी पता होनी चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है? हाफ mv² होता है। तो अगर हम बात करते हैं एट लोवेस्ट पॉइंट, मास हमने मान लो या मान लिया है कि जो भी यहाँ पे पार्टिकल प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, मान लो उसका मास m है, ये मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ, ये मैं मान ले रहा हूँ। एट लोवेस्ट पॉइंट अगर तुम देखोगे तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी L का मतलब है लोवेस्ट पॉइंट पे। देखो लोवेस्ट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा? ये होगा हाफ mv², आई थिंक u², क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये हाफ m इंटू u²। क्यों हो रहा है जरा समझो, क्योंकि लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u है, मास m है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv² हो गया। ऐसे अगर आगे देखा जाए, एट हाईएस्ट पॉइंट अगर आप जाओगे, यहां पर बताओ वेलोसिटी क्या होगी? देखो जाहिर सी बात है, आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर से। अगर चीजें आप भूल रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा एक बार फिर से पिछला लेक्चर देख लीजिए। ये भी देखो, जितनी बार लेक्चर देखोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। तो दिक्कत क्या, बार बार देखो जब तक चीज़ें प्रिपेयर ना हो जाए। तो मैंने आपको बताया कि ये u sin थीटा होता है, और बताया था कि हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाता है। अब वजह क्या है, ये वजह वहाँ डिस्कस हुआ था। और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो क्या होता है, u cos थीटा। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बेसिकली कांस्टेंट होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 होता है। क्या मतलब है? मतलब ये हुआ कि जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर आपके पास जो वेलोसिटी मात्र u cos थीटा बची, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं बच रही है। तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे अगर हम चाह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी निकालना, तो कितना होगा? ये होगा हाफ m, और ये हो जाएगा u cos थीटा का स्क्वायर। क्या लिखेंगे आप इसको? काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा हाफ m u² cos² थीटा। इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करो, इक्वेशन 2 में डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 1 से। क्या मिलेगा? तो आप देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट ये आ रहा है हाफ m u² cos² थीटा अपॉन हाफ m इंटू u²। ये कैंसिल कर दो, तो फाइनली आपके पास क्या आया कि हाईएस्ट पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा और लोवेस्ट पोजीशन के जो काइनेटिक एनर्जी है उसका कितना है? cos² थीटा टाइम्स है। मीन्स अगर आपको, देखो ये चीज मैं ये नहीं कर रहा हूं कि तुम्हें फॉर्मूले याद कर लो, बस मैं ये कर रहा हूं कि अगर तुम्हें सिर्फ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है, सिर्फ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है, तो
आप लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट के काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि भाई कितना टाइम बचा हुआ है हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी। जाहिर सी बात है घटेगा ऊपर जाने पे काइनेटिक एनर्जी, लेकिन कितना बचा वो आप निकाल सकते हैं सिर्फ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की सहायता से। जरा टॉपिक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको रटिए मत, अभी नहीं फॉर्मूला इसको भी याद करके चलना सर ने पढ़ा दिया, अरे नहीं, जितना बताया याद करने के लिए आप उतना ही फॉर्मूला याद करिए, बट इस बात को समझना आपके लिए बहुत जरूरी था। इसमें क्वेश्चन आप देखेंगे कम मुझे लगता है कम से कम 2 बार ऐसे क्वेश्चन मेंस में आ चुके हैं। पहले AIEEE नाम से पेपर होता था मेंस का, उसमें आए हुए हैं, ठीक है, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर, नोट कर लिया होंगे आई थिंक आप। एक क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन ये कि एक पार्टिकल है, उसको कितने एंगल से प्रोजेक्ट किया है, 60 डिग्री के एंगल से हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 100 जूल, मतलब जो लोवेस्ट पॉइंट है वहाँ का जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है, 100 जूल है। तो कहा जा रहा है कि जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, उच्चतम पॉइंट है, वहाँ का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, क्या है बताओ। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, ये होगा काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट इनटू cos स्क्वायर थीटा। यही तो पढ़े हो, यही तो पढ़ा मैंने, मैं ये नहीं कर रहा फॉर्मूला आप याद कर लो, बट एक बार समझे रहोगे ना तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएगा। तो आप बताओ, अगर तुम्हें निकालना है काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट का, तो लोवेस्ट का कितना हो गया, 100 इंटू cos स्क्वायर 60, 100 इंटू 1/2 का स्क्वायर, तो 100 इंटू आई थिंक 1/4, ठीक है, ये फाइनली कितना आ रहा है, 25 जूल। तो आप याद कर सकते हो कि जो भी काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट होगा वो 25 जूल होगा। ये बात आपको समझ में आ गया कि भाई लोएस्ट पे 100 है तो हाईएस्ट पे 25 जूल होगा। आशा करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर इसी के साथ आज का लेक्चर मैं फिनिश करता हूँ। आज कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़े हम लोग, कुछ बेसिक्स बातें भी किया उधर रेंज को लेकर के कि रेंज मैक्सिमम कब होता है 45 डिग्री पे, रेंज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज क्या होते हैं, सेम होते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज के बारे में डिस्कस किया था। एक पॉइंट ये भी हमने डिस्कस कर लिया अभी लास्ट में कि काइनेटिक एनर्जी का क्या रेशियो होता है लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पे। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारी जो बेसिक बातें वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग आई थिंक इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसे एक एक टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कवर करते जाएंगे। चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलो थैंक यू।